गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट नंबर 3 जो पॉलिटिकल साइंस के हम कर रहे हैं मॉक टेस्ट। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। हमारा क्वेश्चन है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली है। ऑप्शन सी हमारा है, इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई है। बात करें 1935 है, वो वैसे भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें 1935 एक्ट के द्वारा जो आरबीआई रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी एक्ट 1935 के द्वारा। बात करें दूसरी, हम संघीय न्यायालय की स्थापना भी 1935 एक्ट के तहत हुई थी। केंद्र में जो द्वैध शासन की स्थापना भी 1935 एक्ट के तहत हुई थी। केंद्र में जो द्वैध शासन लागू किया गया था वो भी 1935 एक्ट के तहत किया गया था। प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त 1935 एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये भारतीय संविधान का जो प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन ए हमारा इसमें सही रहेगा। इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करते हैं कि भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। जो भारत का जो वर्तमान जो संवैधानिक ढांचा है वो किस पर डिपेंड है? वह 1935 के अधिनियम पर। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार है। 1935 के जो उपबंध है, ये इसमें जो 1935 से हमने इस एक्ट के द्वारा हमने क्या क्या लागू किया गया था 1935 के द्वारा, ये हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संघात्मक सरकार है की स्थापना की गई थी 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1935 एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रांतों में द्वैध शासन है उसको समाप्त किया गया था, वो किया गया था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। वो लागू किया गया था, वो किया गया था 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द्विसदनीय समाप्त किया गया था, वो तो किया गया था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया था 1919 एक्ट के द्वारा। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना है, वो भी 1935 एक्ट के द्वारा की गई थी। प्रांतीय शासन व्यवस्था भी 1935 एक्ट के द्वारा। प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन भी किया गया। फेडरल न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो की गई थी 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22। ये मॉक टेस्ट हमारा तीसरा मॉक टेस्ट है। जो भी हमारे जो साथी हैं इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्लास किससे रही। बात करें ये क्वेश्चन नंबर 22 की, निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सीएटी एग्जाम के लिए। ये कौन सा एक अधिनियम था जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसलिए हमारे जो वर्तमान संवैधानिक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंस है। आंसर हमारा सही रहेगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। एक्ट कौन सा है पूछा जाएगा तो 1935, और कब अलग किया गया था 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा सीएटी एग्जाम के लिए। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्वेश्चन
एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव किया गया था वो कौन सा एक्ट है और किसके द्वारा किया गया था, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है साइमन कमीशन, ऑप्शन बी है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन के द्वारा, ऑप्शन डी है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? बात करें इसमें हमारा आंसर की, तो इसमें जो आंसर हमारा ऑप्शन सी है वो सही रहेगा, क्रिप्स मिशन के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव है सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। जो निर्वाचित संविधान सभा का जो है किसके द्वारा किया गया था? 1942 में। किसके द्वारा? जो क्रिप्स मिशन है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन हमारा कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? बात करें इस क्वेश्चन के, तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन है कब भारत आया था? 1946 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था, 1942 में। साइमन कमीशन आया था 1927-28 के आसपास भारत आया था साइमन कमीशन। और जो क्रिप्स मिशन आया था 1942, कैबिनेट मिशन आया 1946। संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था इसके द्वारा कैबिनेट मिशन, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। किसके आधार पर होना था? जनसंख्या के आधार पर। इसके तहत मोटे तौर पर जो प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था वो प्रस्तावित थी कि जो 10 लाख व्यक्ति के ऊपर कितना प्रतिनिधि है, वो एक प्रतिनिधि है वो निर्वाचित हो सकता है। कितनी हुई थी आवंटित? तो वो हुई थी 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में कि कौन है इनमें से जो कैबिनेट मिशन था उसका सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। तो इसमें कौन से जो है इनमें से सदस्य नहीं थे? पेंथिक्लोरस, विलियम वुड, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है ये हमारा सही रहेगा। जो विलियम वुड है ये इसमें सदस्य नहीं थे। पेंथिक्लोरस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर इसमें हमारे सदस्य थे, परंतु जो विलियम वुड है इसमें वो सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कथन ए है वेलन योजना के अनुसार परिषद में यहूद और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कौन सी योजना है? वेल योजना के अनुसार परिषद में यहूद और मुस्लिम सदस्यों की संख्या वो समान होती थी। कारण वेल का विचार था कि एक ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो इसमें बताया जा रहा है कि कौन सा कथन और कारण है वो सही है। तो नंबर 1 है कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का स्पष्टीकरण सही है। बी है कथन और कारण दोनों सही है और किंतु कथन कारण का स्पष्टीकरण सही नहीं है। ऑप्शन सी है कथन सही है पर कारण सही नहीं है। ऑप्शन डी है कथन गलत है पर कारण सही नहीं है। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, कथन सही है पर कारण है वो ठीक नहीं। कथन तो सही है, कथन है वो क्या था? वेल योजना के अनुसार परिषद में यहूद और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, परंतु जो कारण है वो सही नहीं है, कथन सही है। तो इसलिए इसमें जो हमारा आंसर सही आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है
कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? भारत के लिए संविधान की रचना के हेतु संविधान सभा का जो विचार है सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार, या कांग्रेस पार्टी ने, या मुस्लिम लीग ने, या सर्वदलीय सम्मेलन ने? तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही है कि जो रखा था सबसे पहले संविधान सभा का विचार वो पार्टी थी स्वराज पार्टी। और कब? 1934 में। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की। किसकी मांग की थी? आत्मनिर्णय की अधिकार की मांग की थी। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी ने। कब की बात है? मई 1934 में। कहाँ? रांची में। एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वैश्विक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी। किसके मताधिकार? वैश्विक मताधिकार के अधिकार पर क्या होगी? एक संविधान सभा होगी। वो किसके द्वारा? भारतीय प्रतिनिधियों के द्वारा। जो संविधान का निर्माण करेगी, कौन करेगी? जो भारतीय जो प्रतिनिधि है वो एक संविधान का निर्माण करेंगे। और भारतीयों की ओर से ये संविधान सभा की मांग करने का ये प्रथम अवसर था। तो कौन सी पार्टी है? स्वराज पार्टी। और मई 1934 में रांची में प्रस्ताव है, वो विचार है उन्होंने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। जो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। अगर बात करें इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। कौन सा है? ऑप्शन ए सही है। जो अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा में इस व्यवस्था के साथ की गई अंतरिम सरकार 2 दिसंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद के प्रधान अध्यक्ष थे। जो वायसराय क्या थे? इसमें कार्यपालिका परिषद के अध्यक्ष थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। जो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें उपसभापति थे। जो वायसराय इसके अध्यक्ष थे, सभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? जो अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, कौन? श्री राजा गोपालाचार्य, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है जगजीवन राम। इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी। कौन सा आंसर है? ऑप्शन सी सही रहेगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। ये हमारे अंतरिम सरकार है, उनके सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को की गई घोषणा के अनुसार नवनिर्वाचित संविधान सभा 2 दिसंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतिम जो सरकार का गठन कब किया था? 2 दिसंबर 1946 को। कब? 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें जो श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी है, वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? संविधान सभा के विषय में कौन सा सत्य नहीं है? यह एक वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या थी? जो हमारी संविधान सभा का निर्माण किया गया था, किसके आधार पर किया गया था? वैश्विक मताधिकार पर किया गया था। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा, पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है। अगर सत्य की बात करें नहीं है
सत्य नहीं पूछा गया था। सबसे पहले जो हमारा है ऑप्शन जो 1 है ये गलत है, क्योंकि क्या था, हमारी संविधान सभा का निर्माण किया गया था वो वयस्क मताधिकार पर किया गया था। और दूसरी बात है कि ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी ना जी। तो ऑप्शन 3 और 4 सही है, परंतु 1 और 2 है वो गलत है। पूछा गया है हमें असत्य बताना है, असत्य बताना है तो कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा, तो 1 और 2 है वही हमारा आंसर सही रहेगा। तो ये हमारे ऑप्शन ए में है 1 और 2 है, ये जो बात है वो गलत की गई थी, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए सही है। तो आज जो हमारे टॉप 10 क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस है उससे रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन लेकर आए थे मॉक टेस्ट के तौर पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सीईटी एग्ज़ाम जो होना है उससे पहले हम मॉक टेस्ट करेंगे, जिससे हमारी तैयारी अच्छी से हो सके। और इसके साथ साथ हम हरियाणा जीके और साइंस और इनके भी हम मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, और साथ साथ में हम इनकी जो एनसीईआरटी क्लासें हैं वो भी हम कर रहे हैं। तो जो भी साथी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में बताना क्लास कैसे रही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।